नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एज में। मैं हूं प्रतीक और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी खबरों की जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकती हैं। आज का दिन करंट अफेयर्स के लिहाज से बेहद हेवी है। पार्लियामेंट में एक बड़ा बिल फेल हुआ। भारत दुनिया का नंबर 1 राइस प्रोड्यूसर बन गया। एक आर्मी हवलदार ने 48 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और भारत का पहला सेमीकंडक्टर चिप फैब प्लांट नोटिफाइड हो गया। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं पार्लियामेंट की एक बड़ी घटना की। 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया गया। यह बिल था लोकसभा की सीटें बढ़ाने का। अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं और इस बिल में प्रपोजल था कि सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 कर दी जाए, जिसमें से 815 सीटें राज्यों से और 35 सीटें यूनियन टेरिटरीज से होती। यह बिल आर्टिकल 81, आर्टिकल 82 और आर्टिकल 334 को अमेंड करने के लिए लाया गया था। साथ ही इसके साथ डेलिमिटेशन बिल 2026 और यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल भी पेश हुए। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये बिल पास नहीं हो पाया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए जरूरी होती है आर्टिकल 368 के तहत स्पेशल मेजोरिटी यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का 2/3 बहुमत। लोकसभा में 528 मेंबर्स ने वोट किया। 2/3 मेजोरिटी के लिए जरूरत थी लगभग 352 वोट्स की, लेकिन बिल को मिले सिर्फ 298 वोट, इसीलिए बिल रिजेक्ट हो गया। ऑपोजिशन का तर्क था कि पॉपुलेशन बेस्ड डिलिमिटेशन उन सदर्न स्टेट्स के साथ नाइंसाफी करेगा जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल में बेहतर काम किया है, जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बिल फेल होने के बाद यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने डेलिमिटेशन बिल और यूटी लॉस अमेंडमेंट बिल भी वापस ले लिए। और इसी के साथ साथ एक और बहुत अहम बात हुई उसी दिन 16 अप्रैल को। एक 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ऑफिशियली नोटिफाई किया गया। यह है नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी वीमेन्स रिजर्वेशन एक्ट, जो 2023 में पास हुआ था। इस अमेंडमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 330 से और आर्टिकल 332 से इंसर्ट किए गए हैं, जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन असल इंप्लीमेंटेशन के लिए अभी भी एक फ्रेश डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जरूरी होगी, और वो तब होगी जब नई सेंसस के बाद डेलिमिटेशन कमीशन बनेगा। अभी भारत में सिर्फ 14.6% लोकसभा सीटों पर ही महिला सांसद हैं, जो ग्लोबली बहुत कम है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की रैंकिंग में भारत 143वें नंबर पर है। अब बात करते हैं बिहार की एक बड़ी पॉलिटिकल चेंज की। 14 अप्रैल 2026 को नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो 2026 की राज्यसभा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इसके बाद बीजेपी के सम्राट चौधरी को बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। सम्राट चौधरी पहले बिहार के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। बिहार में एनडीए गवर्नमेंट, जिसमें जेडीयू, बीजेपी और अन्य पार्टियां हैं, अभी भी जारी है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री को गवर्नर द्वारा अपॉइंट किया जाता है। याद रखें, बिहार की राजधानी पटना है और 2000 में बिहार से झारखंड को अलग करके नया राज्य बनाया गया था। वही 15 नवंबर 2000 की तारीख जब छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। के साथ ही एक और बड़ी खबर है इकोनॉमी सेक्टर से। भारत में पहला सेमीकंडक्टर चिप फैब्रिकेशन प्लांट अब ऑफिशियली नोटिफाइड हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ को नोटिफाई किया है, और ये बनेगा गुजरात के धोलेरा में। इसमें निवेश होगा 91,000 करोड़ रुपए यानी लगभग $10.8 बिलियन। यह प्लांट 66.166 हेक्टेयर एरिया में फैला होगा और इससे लगभग 21,000 नौकरियां पैदा होंगी। इस फैब में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड चिप्स बनाई जाएंगी, जो डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और कंज्यूमर डिवाइसेज में इस्तेमाल होंगी। ये क्यों इतना बड़ा है? क्योंकि अभी तक भारत हर साल लगभग $30 बिलियन के सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करता है। ये फैब सिर्फ ATMP यानी असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग से आगे जाकर फुल चिप फैब्रिकेशन करेगा, जो टेक्नोलॉजी वैल्यू चेन में बहुत ऊपर है। धोलेरा SIR यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC का हिस्सा है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अब तक 10 यूनिट्स को अप्रूव किया जा चुका है, जिनमें 2 फैब्स और 8 ATMP OSAT यूनिट्स हैं, और कुल कमिटेड इन्वेस्टमेंट लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए है। यह भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक गेम चेंजिंग कदम है। फिर उसके बाद आती है इन्फ्लेशन की खबर। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO ने बताया कि मार्च 2026 में भारत की रिटेल इन्फ्लेशन यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन 3.4% रही। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2 से 6% के टॉलरेंस बैंड के अंदर है, जो एक पॉजिटिव साइन है। फूड इन्फ्लेशन मेन ड्राइवर बनी हुई है, खासकर वेजिटेबल और एडिबल ऑयल प्राइसेस की वजह से। इसी के साथ वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए FY 2027 में GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ का प्रोजेक्शन 6.6% रखा है, जो ग्लोबली सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। याद रखें, CPI डेटा मॉस्पी यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत NSO रिलीज करता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की एक बड़ी खबर की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA, जिसकी नेगोशिएशन दिसंबर 2025 में कंप्लीट हुई थी, अब 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में ऑफिशियली साइन होगा। इस FTA में भारत को न्यूजीलैंड में अपनी 100% एक्सपोर्ट्स पर जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है। अनुमान है कि इस एग्रीमेंट से अगले 15 साल में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इनफ्लो हो सकता है। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड है और PM है क्रिस्टोफर लक्जॉन नेशनल पार्टी से। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत का FTA नेटवर्क अब 9 एग्रीमेंट्स के जरिए 38 देशों तक फैला हुआ है। हाल के बड़े FTA हैं इंडिया UAE SEPA 2022 में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA 2022 में, इंडिया FTA TEPA 2024 में, इंडिया UK CETA जुलाई 2025 में, इंडिया ओमान CEPA दिसंबर 2025 में, इंडिया EU FTA जनवरी 2026 में और इंडिया US इंटेरियम ट्रेड फ्रेमवर्क फरवरी 2026 में। FTA नेगोशिएशन की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की होती है। दूसरी तरफ एग्रीकल्चर में भारत ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। भारत 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर बन गया है, चीन को पीछे छोड़ते हुए। भारत का चावल उत्पादन 150.18 मिलियन टन पहुंच गया, जबकि चीन का उत्पादन 145.28 मिलियन टन रहा। यह अनाउंसमेंट यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने की और ये पहली बार नहीं है कि भारत ने ग्लोबली कमाल किया। भारत पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर भी है, जिसने 2024-25 में 20.1 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किया। साथ ही 184 नई हाई यील्डिंग सीड वेराइटीज 25 फसलों के लिए रिलीज की गई हैं। टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश 13.8% के साथ पहले नंबर पर है, तेलंगाना 11.6% के साथ दूसरे नंबर पर और वेस्ट बंगाल 10.6% के साथ तीसरे नंबर पर है। ये ऑर्डर एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। तेलंगाना वेस्ट बंगाल के साथ ही एक और बड़ी खबर है डिफेंस सेक्टर से। भारत का पहला इंडिजिनस काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र इंडियन आर्मी के डिप्लॉयमेंट के लिए क्लियर हो गया है। भार्गवास्त्र को बनाया है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड यानी SDAL ने। यह एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, ध्यान रहे DRDO ने नहीं। यह दुनिया का पहला गाइडेड माइक्रो मिसाइल काउंटर ड्रोन सिस्टम है। इसकी डिटेक्शन रेंज 6 किलोमीटर है और किल रेंज 2.5 किलोमीटर है। यह एक ही बार में 64 माइक्रो रॉकेट सेल्वो मोड में फायर कर सकता है और डिटेक्शन से इंटरसेप्ट तक का रिस्पॉन्स टाइम 16 सेकंड से भी कम है। इसकी फायरिंग ट्रायल गोपालपुर ओडिशा के सीवर्ड फायरिंग रेंज में हुई थी। भार्गवास्त्र का 2 लेयर सिस्टम है। पहली लेयर में अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट्स हैं जो ड्रोन स्वार्म्स को तबाह करते हैं और दूसरी लेयर में गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स हैं जो प्रिसाइज टारगेट को खत्म करती हैं। यह सिस्टम आकाश तीर और इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी ICCS से इंटीग्रेटेड है। 7.5 टन के ऑल टेरेन व्हीकल पर माउंट होने वाला यह सिस्टम 5000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर भी काम करता है, यानी हाई हिमालयन टेरेन में भी। यह आत्मनिर्भर भारत डिफेंस का एक शानदार उदाहरण है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की एक ऐतिहासिक खबर की। इंडियन आर्मी हवलदार सावन बड़वाल ने नेदरलैंड्स के रॉटरडैम में आयोजित NN रॉटरडैम मैराथन 2026 में भारत का 48 साल पुराना नेशनल मेंस मैराथन रिकॉर्ड तोड़ दिया। सावन बड़वाल ने यह दूरी जो होती है 42.195 किलोमीटर 2 hours 11 मिनट 58 सेकंड्स में पूरी की। पुराना रिकॉर्ड था शिवनाथ सिंह का 2 hours 12 मिनट 00 सेकंड, जो 18 मई 1978 यानी 1978 में जालंधर में बनाया था। सावन बड़वाल ने यह रिकॉर्ड महज 0.42 सेकंड से तोड़ा और वो ओवरऑल 20वें नंबर पर रहे। खास बात यह है कि यह सावन बड़वाल का मैराथन डेब्यू था। वो रिलायंस फाउंडेशन के प्रोजेक्ट 2:09 का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य है भारत को 2 घंटे 10 मिनट से नीचे का मैराथन टाइम दिलाना। रेस का
विनर था इथियोपिया का गुए अडोला। टाइम था 2 hours 3 minutes 54 सेकंड। साथ ही भारतीय खिलाड़ी थोनाकल गोपी 23वें नंबर पर रहे, जिनका टाइम था 2 hours 13 minutes 16 सेकंड। सावन बड़वाल की इस जीत के बाद अब भारत का सबसे पुराना एथलेटिक्स रिकॉर्ड बन गया है पीटी उषा का। 1984 यानी 1984 में 400 मीटर हर्डल्स में बनाया रिकॉर्ड। फिर आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी एक बड़ी खबर है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी एनआरएफ ने सराल एआई टूल लॉन्च किया है। सराल का फुल फॉर्म है साइंटिफिक एडवांसमेंट रिसर्च एंड लर्निंग। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है जो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स को सिंपल एक्सेसिबल मल्टीलिंगुअल समरीज में कन्वर्ट करता है। इसकी अनाउंसमेंट यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने की। एनआरएफ को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023 के तहत स्थापित किया गया था, जिसने सर्ब एक्ट 2008 की जगह ली। एनआरएफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत काम करता है। सरल टूल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मल्टीलिंगुअल विजन के साथ अलाइन करता है और रिसर्च को आम लोगों, स्टूडेंट्स और पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, आज की समरी ये रही। कॉन्स्टिट्यूशन 131वां अमेंडमेंट बिल लोकसभा में रिजेक्ट हुआ क्योंकि 2/3 मेजोरिटी नहीं मिली। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ऑफिशियली नोटिफाई हुआ। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने। धोलेरा में भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब एसइजेड नोटिफाइड हुआ। भारत मार्च में 3.4% सीपीआई इन्फ्लेशन के साथ आरबीआई के टॉलरेंस बैंड में रहा। इंडिया न्यू जीलैंड एफटीए 27 अप्रैल को साइन होगा। भारत दुनिया का नंबर 1 राइस प्रोड्यूसर बना। भार्गवास्त्र आर्मी डिप्लॉयमेंट के लिए क्लियर हुआ। सावन बड़वाल ने 48 साल पुराना मैराथन रिकॉर्ड तोड़ा और एएनआरएफ ने सराल एआई टूल लॉन्च किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें। स्टडी एज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। मैं हूं प्रतीक, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार करंट अफेयर्स के साथ।